जी, तो आज हमने स्टार्ट करने हैं इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किस काम आते हैं, तो आज इनको एक्सप्लेन करने हम लोग जा रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई रिएक्शन होता है वो कई स्टेप्स के अंदर होता है और एक स्टेप से दूसरे स्टेप के अंदर जाने के लिए कुछ ना कुछ ड्राइविंग फ़ोर्स चाहिए होती है। ड्राइविंग फ़ोर्स से मुराद ऐसी फ़ोर्स जो स्टेप करवाती है या ये स्टेप किस वजह से हो रहा है, इसको बोला जाता है ड्राइविंग फ़ोर्स। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक जनरल सा रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा कि HCl प्लस NaOH यानी कि एसिड और बेस मिलें तो ये बनाते हैं एक साल्ट NaCl प्लस वाटर भी बनता है, प्लस कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। अब एसिड और बेस मिल के साल्ट और पानी बनाते हैं, इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो ये इस डायरेक्शन के अंदर जाके NaCl और वाटर ही क्यों बनाते हैं। ये रिएक्शन ना करें, ऐसे भी तो हो सकता है ना, लेकिन ये रिएक्शन प्रोसीड होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और कुछ ना कुछ एनर्जी की अमाउंट निकलती है। ठीक है। इसका मतलब है ये जो एनर्जी की अमाउंट है वो कहाँ से निकली है, इन दोनों चीज़ों से। इसका मतलब है इनकी एनर्जी हाई रही होगी, तो जिनकी एनर्जी हाई रहती है उनकी स्टेबिलिटी कम रहती है। मतलब कहने से मुराद ये लेस स्टेबल होंगी, प्रोडक्ट्स मोर स्टेबल होंगी, इसीलिए फ्रॉम लेस स्टेबल साइड टू मोर स्टेबल साइड रिएक्शन जाता है। मतलब कहने से मुराद हर स्टेप स्टेबिलिटी की तरफ हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी से एनर्जी रिलीज़ होती है। जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो चीज़ें स्टेबल होती हैं। लाइक आप खाना खाते हैं तो आप काम कर पाते हैं, लेकिन जब खाना खाना छोड़ देंगे तो तब आप स्टेबल हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है। रिएक्शन का भी ऐसा ही है। तो इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या बोलेंगे कि एनर्जी का निकलना इस स्टेप की ड्राइविंग फोर्स है या इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। तो इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी जितने रिएक्शन होते हैं उनकी कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स होती हैं, और जो बॉन्ड टूटते हैं या बनते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। ठीक है। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक जगह रहेंगे तो कहते हैं हम लोग बॉन्ड बना हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे इसका मतलब बोलेंगे कि बॉन्ड टूट चुका है। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे कैसे होता है और रिएक्शन कैसे कैसे होंगे वो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स की वजह से। ठीक है। यानी कि इफ़ेक्ट्स काज्ड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द इफ़ेक्ट और चेंजिंग्स caused by electrons movement। इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट की वजह से जो चेंजिंग्स आती हैं रिएक्टेंट्स के अंदर या प्रोडक्ट्स के अंदर, उन्हीं को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। और यही इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट अगर आप सीख जाएं तो आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस के ऊपर अच्छी खासी ग्रिप हासिल कर सकते हैं और आप रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट आप पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है जी, इसको बोला जाता है आई। सेकंड वन है आपके पास रेजोनेंस इफ़ेक्ट, इसको आर से ज़ाहिर करते हैं, या कभी कभार इसको मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट भी बोल देते हैं, मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट। थर्ड वन है आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट, इसको आप लोग HC से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। और लास्ट वन है आपके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, इसको आप E से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। ये 4 तरह के इफ़ेक्ट आप स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, और इन 4 तरह के इफ़ेक्ट में से ये जो 3 इफ़ेक्ट हैं ऊपर वाले, ये हैं परमानेंट। ये क्या है, परमानेंट। और ये वाला क्या होगा, टेम्परेरी। मतलब कहने का कि जब कोई मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद होगा
तो ये तीन इफ़ेक्ट जहाँ पे लग रहे होंगे ये हमेशा लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। ये जो नीचे वाला इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, ये लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। मतलब रिएक्टेंट थोड़ा पास आएंगे तो ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट थोड़ा दूर रहेंगे तो ये ऑपरेट नहीं होगा। मतलब सॉल्वेंट की वजह से इफ़ेक्ट आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच की वजह से इफ़ेक्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की अप्रोच की वजह से इफ़ेक्ट आ जाएगा, इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। लेकिन ये जो तीन इफ़ेक्ट हैं ये हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद रहेंगे। तो अगर आप इंडक्टिव इफ़ेक्ट को देखें तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होगा? इंडक्टिव इफ़ेक्ट ठीक है, आपके पास एक कार्बन चेन है 3 4 5 और साथ में कोई एक हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है। कार्बन चेन लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। मान लें 5 कार्बन की है, एक हैलोजन लगा हुआ है। अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, बॉन्ड बना हुआ कोवेलेंट, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे। क्योंकि हमें पता है हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये उठ के किसकी तरफ स्लाइड शिफ्ट हो जाएगा? हैलोजन की तरफ। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? हैलोजन की तरफ। तो हैलोजन पे फिर चार्ज क्या आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फिर क्या चार्ज आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन सेंटर में उठ के इसकी तरफ गए हैं, तो जितना ये इसकी तरफ गए हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो इसकी तरफ से गए हैं तो इस पर क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा पॉजिटिव डेवलप का मतलब क्या है? इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा चुके हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही होगी, तो ये क्या करेगा? इससे तो वापस नहीं खींच सकता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन से तो कार्बन की कम है, तो ये फिर दूसरे कार्बन से थोड़े से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब ये वाला जो पेयर है ये थोड़ा सा इस तरफ को शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा डेफिशिएंट अपने आप को फील करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है सेंटर में ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का जैसे रस्साकशी होती है, ठग ऑफ वार गेम आपने देखी होगी कि एक टीम पूरी अपनी तरफ रस्सा खींचती है, एक बंदा तो नहीं खींचता, तो जैसे वो खींच रहे होते हैं इसी तरह ही ये कार्बन दूसरे से इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा खींच रहा होता है। और इस कार्बन से कौन खींच रहा होता है? ये हैलोजन खींच रहा होता है। तो जिसकी वजह से देखें पोल डेवलप हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र स्लाइड सा हुआ है, पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ठीक है। एक चीज़ आप क्लियर कर लें यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड बना हुआ है, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, कार्बन का ऑर्बिटल और उसके बाद हैलोजन का ऑर्बिटल, इस तरह बॉन्ड बना हुआ, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड है। जब ये बिल्कुल इसको बोलते हैं शेयर्ड रीजन, ये जो इसको हाईलाइट किया इसको क्या बोलते हैं? शेयर्ड रीजन। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहेगा, और बिल्कुल जब सेंटर में रहेंगे इस पोजीशन के ऊपर तो इन पे कोई चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। मान लें किसी तरीके से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस रीजन में ही, इसको बोलते हैं शेयर्ड रीजन, इस रीजन में ही थोड़ा सा इसकी तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ झुके हैं शेयर्ड रीजन के अंदर ही, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। और इसकी तरफ से झुके हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? डेल्टा प्लस। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसी रीजन में रहेंगे, मतलब यहाँ से उठ के यहाँ पे आ सकते हैं वो। लेकिन अगर वो इस ऑर्बिटल का जो शेयर्ड रीजन है इन ऑर्बिटल्स का उससे बाहर निकल जाएं, मतलब कहने का कि ये इस हैलोजन के ऑर्बिटल के अंदर आ चुके हैं कि वहाँ पे बॉन्ड टूट चुका है। ये जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, ये शेयर्ड रीजन के अंदर ही पुल थोड़ा थोड़ा लग रहा होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन उठ के नहीं आते। अगर इलेक्ट्रॉन पूरे उठ के एक एटम की तरफ आ जाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, अगर पूरे इलेक्ट्रॉन उठ के आ जाएंगे तो इस पर कंप्लीट नेगेटिव और इस पर कंप्लीट पॉजिटिव, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को वो पुल करता है, जिसकी वजह से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन लिखें हम लोग तो हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल परमानेंट displacement of
sigma electrons towards more electronegative atom from less electronegative एटम। मतलब कि ये पार्शल है, पार्शल से मुराद इससे इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकलते। परमानेंट से मुराद है जब ये हैलोजन इस, क्योंकि एक मालिक्यूल है, वेसल के अंदर लाखों करोड़ों मालिक्यूल होंगे, तो हर एक मालिक्यूल इसी तरह का होगा, मतलब हर एक के साथ हैलोजन अटैच होगा। जब तक हैलोजन अटैच है उसके साथ, जब तक ये इस तरह का स्ट्रक्चर, पोलर स्ट्रक्चर बना रहेगा वो, ठीक है। तो पार्शियल परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब सिग्मा से मुराद ये जो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के हैं, यानी कि कोवलेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के हैं, इन्हीं के थ्रू ये ऑपरेट होगा और इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ करेंगे, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के। फर्स्ट वन, इट इज़ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट मतलब अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा रहेगा, क्योंकि मालिक्यूल बना हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जब चाहे खींच जाते हैं, जब तक हैलोजन मौजूद है ये इलेक्ट्रॉन थोड़े स्लाइटली डिस्प्लेस्ड रहेंगे, मतलब परमानेंट इफेक्ट। दूसरा पॉइंट, इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिपेंडेंट इफेक्ट मतलब ये फासले के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखें कि इस हैलोजन ने इस कार्बन से खींचे हैं इलेक्ट्रॉन, अब इस कार्बन ने किससे खींचे हैं, इससे थोड़े से इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, अब उसके बाद इसने इससे खींचे हैं। तो ये देखा गया है कि 3 कार्बन के बाद ये खींचने वाला जो प्रोसेस है ये नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट ऑपरेट्स टिल 3rd कार्बन एटम, ठीक है। तीसरे कार्बन तक ही देखा गया, उसके बाद ये नहीं देखा गया, ठीक है। उसके बाद एज डिस्टेंस इंक्रीजेज द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज, ठीक है। मतलब कहने का इस हैलोजन का इफेक्ट ये वाला कार्बन ज़्यादा फील कर रहा है और ये वाला कार्बन उससे कम, और सबसे कम ये कार्बन, मतलब ये 3rd कार्बन हैलोजन का इफेक्ट बहुत कम फील कर रहा है, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। मतलब जो जो फासला बढ़ाते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट कम ऑपरेट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, इट मेक्स अ मॉलिक्यूल पोलर। इसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, पोलर बन जाता है। पोलर से मुराद डाईपोल जनरेट होते हैं, मतलब चार्जेस बन जाते हैं। यहाँ पे क्या डेवलप हो चुका है, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या डेवलप हो चुका है, डेल्टा पॉजिटिव। तो अब देखें डाईपोल बन चुका है। इस डाईपोल को क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज़ represented बाय, एक एरो इस तरह के लगाते हैं जिसके हाफ के अंदर ये हेड लगा होता है, ठीक है। कैसे शो करते हैं, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहाँ पे क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है, मतलब जिस तरफ एरो होता है उस तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पड़ा होगा। अगर इसको हम लोग लगाएं कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ऑपरेट कर रहा है, तो इसको ऐसे एरो लगाएंगे, ठीक है, इस तरह का एक, और इन कार्बन एटम तक ही रखेंगे, मतलब तीसरे के तक ऑपरेट कर रहा है तो वहाँ पे तीसरे तक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इट इज़ एन एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब कहने का कि जब 2 ग्रुप आ जाएंगे तो उन दोनों को जमा करके उनका इफेक्ट देखेंगे। कहने से मुराद देखें ज़रा, CH3 CH2
उसके बाद CH2 और साथ में X लगा हुआ है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH, एक X और दूसरा X लगा हुआ है, ठीक है। अब ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखें, इस हैलोजन की वजह से डेल्टा नेगेटिव आया, इस हैलोजन की वजह से क्या आया, डेल्टा नेगेटिव। मतलब दो एटम खींच के लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा डेल्टा पॉजिटिव वो बहुत बड़ा डेल्टा पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, बहुत बड़ा डेल्टा पॉजिटिव होगा। मतलब अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो किसका ज़्यादा होगा, इसका। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप मिलकर इफेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रुप है, तो इन दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट हमने देखा है, मतलब कि हमने इन दोनों का एडिशन करके देखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, आगे इसकी दो तरह की टाइप्स अगर इसकी देखी जाएं, प्लस आई इफेक्ट और इसका बोला जाएगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। दो तरह की हमारे पास इसकी टाइप्स आती हैं। प्लस का मतलब होता है देना, केमिस्ट्री के अंदर जहाँ भी प्लस साइन आएगा मतलब देना। सोडियम के ऊपर प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने। इसी तरह किसी ग्रुप के ऊपर या एटम के ऊपर प्लस आ जाए, इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने अपने पास से, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लस आई। और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं या इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है तो उसको बोलेंगे माइनस आई। आगे वाली वीडियो के अंदर हम लोग इनको देखेंगे डिटेल में। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट, पुशिंग इफेक्ट, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट। मतलब कोई चेन बनी हुई है, ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरे को सप्लाई करते हैं, और इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। या इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, या इसको इलेक्ट्रॉन स्नैचिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। मतलब को इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। आपको पता होना चाहिए कि एटम्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ग्रुप्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मतलब साइनाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, ये आगे देखेंगे हम लोग। तो ग्रुप्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन की जाती है और साथ में एटम्स की तो होती ही होती है। अब ये प्लस का मतलब है देने वाले। ये कैसी, कुछ स्पीशीज़ कैसी होंगी, ये वाली, ये होंगी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, और ये कौन सी होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी, ठीक है। आगे अगर इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस देख ली जाएं, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की बेस के ऊपर आप लोग कई तरह की चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले तो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। सेकंड वन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन या कार्बो एनाइन। कार्बोकेटाइन को C+ से जाहिर करते हैं, कार्बो एनाइन को C- नेगेटिव से। एनाइन है ना, तो नेगेटिव, कैटायन का मतलब पॉजिटिव। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल, इसको क्या से जाहिर करते हैं, डॉट से, ठीक है। उसके बाद हम लोग एसिडिटी एंड
बेसिसिटी, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, एसिडिटी, बेसिसिटी एंड नेचर ऑफ या न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सो दिस इज़ द होल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। और इन एप्लीकेशंस को हम लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।